हेलो एवरीवन। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रीवियस लेक्चर में अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है ना। आज अपन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई मैंने आपको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ ये आपकी एक मैटर है, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो ये एक आपका कुछ भी लेटेस्ट टिकट बॉल, ये आपकी एक बॉल है, इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे और वो पार्टिकल्स जब कंबाइन होंगे तभी मैटर बनता है। ये बात अपन लोगों को पता है ना। तो ये जो आपकी बॉल है इसके अंदर ये जो मैंने डॉट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डॉट्स हैं उसके पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेस रहती है। जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट रहती है, और ये जो स्पेस है इसको आप फर्दर नेम करते हो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस, मतलब एटम्स के बीच की स्पेस, है ना। तो ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो अपन लोगों ने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ लिया अपन ने पहली कैरेक्टरिस्टिक? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सपोज दिस इज योर फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस विल बी योर सेकेंड पार्टिकल। तो ये फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल हमेशा एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज ये आपका पार्टिकल 1 है, ये आपका पार्टिकल 2 है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप क्या बोलते हो? इंटर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये हमेशा एक दूसरे के बीच में क्या लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को अपने तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो हमेशा क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं, है ना। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनके बीच में क्या रहती है? स्पेस रहती है, और अगर स्पेस रहेगी तो ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। किस में रहते हैं? हमेशा कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, और अगर कंटिन्यूअसली मोशन में रहेंगे इसका मतलब दे ऑलवेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग due to which they possess some energy known as kinetic energy। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है हमेशा मोशन में रहते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस रहती है और उनके पास कुछ एनर्जी भी रहती है। तो अगर उनके पास स्पेस भी है, उनके पास एनर्जी भी है, मतलब वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेंगे। और वो कौन सी एनर्जी पोजेस करते हैं? दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, ये मैटर है, अपन क्या कर रहे हैं? नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। अगर इसको मैं नीचे से हीट करूँगा या कहीं से भी अगर मैं इसको हीट करूँगा तो बेसिकली हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हीट जो है वो अगर एनर्जी है तो आप क्या कर रहे हो, इन मॉलिक्यूल्स के पास और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो। जब आप किसी भी मैटर को हीट करेंगे, जब आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे और तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने से इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो मतलब उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, हीट होगी। और अगर हीट होगी तो ये जो मोशन में थे वो मोशन में और ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड जो है और ज़्यादा तेज़ इंक्रीज हो जाएगी अगर आप हीट करेंगे उसको, तो है ना। तो ऑन हीटिंग द मैटर योर टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड साइड बाय साइड योर मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस and it becomes faster. Sure. Next point is the particles of matter gets diffused. इसका मतलब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, that is diffusion. So what is diffusion? Actually होता क्या है, ये जो particles of matter है ना, that gets diffused. Why that get diffused? That is, they get intermixed on their own because of presence of intermolecular space between the particles. वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब एयर में जब आप, जैसे ये जो पार्टिकल्स है अगर ये हीट करेंगे, हीट हो गए, हीट होके ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से दूसरे पर्टिकुलर सब्सटेंस में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप उसको एनर्जी दे रहे हो कंटिन्यूसली, उसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आने के कारण से वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएंगे और दूसरे मीडियम में भी जाके इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स क्यों जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में, हर एक मीडियम में पार्टिकल्स के बीच में क्या रहती है, स्पेस रहती है। अगर उनके पास स्पेस है तो उस पर्टिकुलर स्पेस में ये पार्टिकल्स जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो बहुत ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूजन मत का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, तो बहुत ईजिली डिफ्यूज़ होके एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरमिक्स भी हो जाते हैं बहुत ईजिली। क्यों इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस रहता है, तो वो बहुत ईजिली एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप यहाँ से हीट कर रहे हैं तो इनका जो मोशन है, इनका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी जो प्रोसेस करेंगे वो ज़्यादा करेंगे और मूवमेंट और मोशन भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो जब ये अगर आप बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो उनका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, बहुत ईजिली वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा पाएंगे क्योंकि उनके पास एनर्जी है ना। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनका डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी में आपके पास कुछ ब्लू इंडेक्स क्वेश्चंस में कुछ अराउंड 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग विच आर मैटर एंड विच आर नॉट। उसमें कुछ सब्सटेंसेज आपके गिवन रहेंगे लाइक एयर, स्मेल, थॉट, लव, कोल्ड, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स। उसमें से आपको ये बताना है कि कौन से सब्सटेंस मैटर है, कौन से सब्सटेंस मैटर नहीं है। बहुत ईजिली आप बता सकते हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैव एंड हैव सम मास, तो वो क्या हो जाएगा आपका मैटर। तो बहुत ईजिली आप क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे कि एयर, तो एयर विल बी मैटर क्योंकि वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास भी होता है। नेक्स्ट इज थॉट। थॉट जो है, थॉट ना ही आपकी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही उसका कुछ मास होता है, तो जो थॉट है वो मैटर नहीं है। तो ऐसे आप उसमें क्लासिफिकेशन बहुत ईजिली कर सकते हो। एनसीईआरटी में ही ब्लू इंडेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, द स्मेल ऑफ हॉट फूड reaches us several meters away but the smell of cold food do not। जो हॉट फूड है उसकी स्मेल बहुत दूर तक आ जाती है, लेकिन जो कोल्ड फूड है उसकी स्मेल बहुत दूर तक नहीं आती। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो हॉट फूड है अपन लोगों ने अभी पढ़ा कि हॉट फूड मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो बहुत ईजिली डिफ्यूज़ कर जाता है, मतलब वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा तेज़ मोशन में रहेगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा एंड उसका जो डिफ्यूजन कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। तो अगर हॉट फूड है तो उसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण से जो पार्टिकल्स है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो वो बहुत दूर तक उसकी स्मेल चली जाती है। लेकिन जो कोल्ड फूड है उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो हीट एनर्जी अपन ने दी है वो कोल्ड फूड के पास नहीं है, तो उसकी एनर्जी जो कोल्ड फूड है उसकी स्मेल बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन हॉट फूड की स्मेल बहुत दूर तक जा सकती है। ऐसे ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको ब्लू इंटेक्स क्वेश्चन में मिलेगा। अ स्विमर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज, है ना। तो इसमें क्या बोला है कि स्विमर जो है वो पानी को कट करते हुए बहुत दूर तक जा सकता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है कि पानी के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा, अगर स्पेस इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स ये जो स्पेस है, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अगर स्पेस बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, तो क्या होगा, बहुत इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो गया इसका मतलब बहुत ईजिली अपन उसको कट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचिए अगर अपन स्विमिंग पूल की जगह लैंड पे स्विम करें और अपन ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लैंड जो होता है वो सॉलिड पार्ट है, और अगर सॉलिड पार्ट है तो उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहेंगे, अपन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा, जिसको अपन कट करते हुए मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्विमिंग में क्या होता है, स्विमिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो जिसके कारण से अपन उसको ईजिली कट करते हुए मूव आगे कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में ब्लू इंटेक्स क्वेश्चंस में मिलेंगे। आगे अपन जाने वाले हैं और उसमें अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।